हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह नवंबर का असाइनमेंट नंबर 3। ठीक है, ये कक्षा 10वीं का है। सब्जेक्ट जो है वो विज्ञान है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 1। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 आपका दिया गया है, यदि कांच और जल का अपेक्षिक अपवर्तनांक 3/2 एवं 4/5 है तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, तो इसके लिए अपने को एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी और वो सूत्र है हमारा N2/N1 बराबर V1/V2। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, और इसे समीकरण 1 मान लेने के बाद अपने को पता है कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो N2 होता है। तो N2 बराबर अपने को दे दिया गया है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं ऊपर कितना दिया है 3/2, और जल का जो अपवर्तनांक है वो 4/5 आपको दे दिए गए हैं जो N1 है। ठीक है, तो दोनों का अपवर्तनांक अपने को दे दिया गया है। तो जल में प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है जी? जल में प्रकाश की चाल बराबर होता है V1, और कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा? V2। तो समीकरण 1 में यदि हम लोग मान को रख दें तो ये हमारा मान जैसे ही रखेंगे, है ना, ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ इस समीकरण 1 जो अपने पास है N2/N1, तो इसमें हम लोग समीकरण में यदि मान को रखें तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 3/2/4/5 बराबर कितना हो जाएगा? V1/V2। और जब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता है जब ये बटे के फॉर्म में है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बटे तो ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों को गुणे के फॉर्म में पहले पलट देंगे। तो पलट देंगे, नीचे वाले को पलट दिया जाता है, आपको पता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3/2 ऊपर का जैसे का तैसा रहेगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, और ये आपका 5 है, याद रखना ये कितना है? 5 है। तो 5/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ, तो 5 × 15 हमारा ये हो जाएगा, नीचे का 2 जैसे कि 2 गुणित 4 तो 4 दूनी 8 हमारा ये हो जाएगा। बराबर आपका जैसे यहाँ पे दिया है उसी को जैसे का तैसा यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे, और V1 ठीक है अनुपात V2 बराबर क्या हो जाएगा जी हमारा? 15/8, और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 1 आपका इस तरह से सॉल्व जो है हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 2 जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ दिया गया है, अयस्क के सांद्रण की किन्हीं 2 विधियों को सचित्र लिखिए। तो आपको पता है अयस्क सांद्रण की 3 विधियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा 2 ही गए हैं, तो हम लोग ये 2 विधि आप लोगों को बताएंगे कि गुरुत्व पृथक्करण विधि पहला है और दूसरा झाग उत्प्लावन विधि। क्योंकि ये दोनों विधियां जो है वो इजी है, तो हम लोग इसी को लेते हैं और देखते हैं। सबसे पहला गुरुत्व पृथक्करण की विधि, और ये सचित्र बोला है, तो अपने को चित्र के साथ इसको क्या करना है? दर्शाना है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो गुरुत्व पृथक्करण की विधि क्या हो जाएगी? जब अयस्क तथा अधात्री मतलब उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ, ठीक है, इन दोनों के सापेक्षिक घनत्व में क्या होता है? जब अंतर होता है, तो अब क्या किया जाता है? अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में अयस्क को क्या कर लेते हैं? बारीक पीस लेते हैं, और पीस लेने के बाद क्या है? पानी की धारा प्रवाहित जो है इसमें कर दिया जाता है, और करने के बाद इसे क्या किया जाता है? हिलाया जाता है। जिससे क्या होता है? जिससे अयस्क के भारी कण जो होते हैं, है ना, भारी कण जो होंगे वो क्या होंगे? नीचे तली पर बैठ जाते हैं, एवं जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हल्की होती है, जिसके कारण से क्या होती है? ऊपर तैरने लगती है, जिसे अलग कर लिया जाता है जी। ठीक है, और प्रायः जो है इस विधि का उपयोग क्या किया जाता है? कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का क्या है? उपयोग यानी कि प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको डायग्राम बना लेना है, और डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से जो है ये आपकी जो दिख रही है ये टंकी है, और यहाँ से आपका क्या हो रहा है? इसमें पानी को फ्लो करवाते हैं। ठीक है, और जैसे इसमें अयस्क जो अधात्री जो उपस्थित है यानी कि अशुद्धियाँ हैं वो उपस्थित होती है, तो इसमें जैसे इसको प्रवाहित किया जाता है तो क्या होती हैं? आप देख पाएंगे कि अधिक घनत्व वाले जो अयस्क के कण होते हैं वो क्या होंगे? तली पर बैठ जाते हैं,
जबकि जो है कम घनत्व वाली जो अशुद्धियाँ होंगी वो क्या है, नीचे आकर के आपका इस तरह से ऊपर तैरने लगती है, जिसको बाद में यहाँ से क्या कर लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा विधि है इसमें आपका झाग उत्प्लावन विधि। क्या है दोस्तों, झाग उत्प्लावन विधि। तो झाग उत्प्लावन विधि आप देख पाएंगे कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए क्या किया जाता है, इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, बारीक पिसे हुए जो सल्फाइड अयस्क हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको पाइन तेल में, है ना, पाइन तेल और जल मिलाकर उसमें अधिक दाब पर क्या कर दिया जाता है, अधिक दाब पर वायु उसमें जो है प्रवाहित की जाती है, जिस कारण से क्या है, झाग उत्पन्न होने लगती है। और झाग उत्पन्न होने के कारण क्या होती है, सल्फाइड अयस्क के जो कण होते हैं, है ना, उस पर क्या है, तेल की एक परत बन जाती है। यानी कि सल्फाइड अयस्क पर, जो सल्फाइड अयस्क है उसके कणों पर क्या होती है, तेल की एक परत बन जाती है। ठीक है, जिसके कारण हवा के बुलबुले इससे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इस प्रकार यह जो है हल्के होकर के झाग के ऊपर, है ना, झाग के ऊपर आते हैं। जबकि मिट्टी हो गया, कंकड़ हो गया, जिस मिट्टी देख पा रहे हैं, कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, जैसी जो अशुद्धियाँ होती है, ये क्या होती है, ये तली में बैठ जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको ये डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है जी, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये डायग्राम आपको बना लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये सारी चीज़ें क्या है, झाग है यहाँ, और इस झाग के साथ क्या है, अशुद्धियाँ आपका इधर आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको डायग्राम बना लेना है। ये झाग उत्प्लावन विधि है। अब अगर आपके पास बुक हो तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ जो है इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, और ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास सबसे ईजी क्वेश्चन आया है। ये है धातु एवं अधातुओं में 4 अंतर। तो जैसे आपको पता है धातु एवं अधातुओं में 4 अंतर क्या क्या है। सबसे पहले यदि हम लोग धातु की बात करें तो Hg यानी कि मर्क्यूरी, या जिसको पारा कहते हो, इस पारा को छोड़कर सभी धातुएं कैसी होती है, ठोस होती हैं। जबकि अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है ना। और वहीं पे यदि हम लोग बात करें धातुओं की, तो ये आघातवर्धनीय होती है। आघातवर्धनीय मतलब यदि इसको हम लोग आघात करें, इसको पीटें, ठीक है, तो ये चपटी हो जाती है, टूटती नहीं है। जबकि अधातुएं क्या होती है, अधातु ये होती हैं भंगुर, क्योंकि इसको पीटने पर यह क्या हो जाते हैं, ये पाउडर बन जाते हैं, है ना, इनके बुरादे तैयार हो जाते हैं, छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। जबकि ये क्या होती है, आघातवर्धनीय होती है, इसको पीटते हैं तो ये तवा टाइप का क्या हो जाता है, फैल जाता है, आघातवर्धनीय होती है। तो और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो धातुएं जो होती है वो कैसी होती है, तन्य होती है, मतलब इसको खींच करके तार बनाई जा सकती है, इतनी तन्यता होती है। यदि हम लोग यहीं पे बात करें कि सोना के 10 ग्राम सोने को, है ना, 10 ग्राम सोने को खींच करके, ठीक है, आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो 10 ग्राम सोने को खींच करके 2 किलोमीटर की तार बनाई जा सकती है। ठीक है, आपके बुक में दिया है, आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, अगला हम लोग देखें तो धातु में तो हो गई ये, ठीक है, धातुएं क्या होती है, तन्य होती है। जबकि यहाँ पे अधातुएं लिख लेंगे आप, ये अधातुएं जो हैं वो तन्य नहीं होती है, इस बात का आप याद रखेंगे। चौथा यदि हम लोग बात करें तो आपको पता है कि धातुओं में क्या होती है, धातुओं में धात्विक चमक होती है जी, तो इसमें चमक होती है। जबकि ग्रेफाइट, है ना, जो पेंसिल में आपका यूज़ होता है, पेंसिल के बीच में जिसमें आप लिखते हो वो ग्रेफाइट है, तो उसमें, और आयोडीन, इन दोनों को छोड़ करके यदि हम लोग बात करें तो अधातुओं में क्या है, चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी है। यदि यह है कि द्रव अधातु, यानी कि जो द्रव के रूप में पाई जाने वाली जो अधातु हैं उनका केवल आपको नाम लिखना है ना, और उनका संकेत लिखना है, और अधातुओं के 3 रासायनिक गुण लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो द्रव अधातु का यदि हम लोग नाम देखें तो वो हमारा है ब्रोमीन। याद रखेंगे क्या है, ब्रोमीन। और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला Br। ठीक है, Br होता है, इस बात को याद रखेंगे। और अधातुओं के 3 यदि हम लोग रासायनिक गुणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो होता है वो ये है कि अधातु जो है वो धातु से क्रिया करके क्या है, आयनिक यौगिक बनाता है।
ठीक है, आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे एग्जांपल में Na है, तो Na क्या है जी, हमारा धातु है, ठीक है ये। और यहीं पे यदि हम लोग क्लोरीन को देखें Cl2, तो ये हमारा क्या है, अधातु है। दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेती है, होता है ना यही। और ये NaCl क्या है, आयनिक यौगिक है, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण इसको दे सकते हो। सेकंड यदि हम लोग देखें तो अधातुएं जो है वो क्या है, आपस में क्रिया करके, यानी कि केवल अधातु और अधातु, जैसे कि यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन दोनों अधातु हैं, दोनों आपस में क्या है, संयोजन करके किसका निर्माण करती है, संयोजी यौगिक का निर्माण करती है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप CCl4, तो यहाँ पे आपका कार्बन होगा और इसके चारों तरफ इस तरह से क्या है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा होगा, ठीक है, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हो। तो ये आपका बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें, 3 बोला था तो 3 हम लोग दे रहे हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करती हैं, ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्बन है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये CO2 बना रही है। तो CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बना ना ऑक्साइड। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग इसी में बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये आपका दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 अभिलक्षण क्या होते हैं, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 अभिलक्षण पूछ रहे कि क्या क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका। तो ये जो है समतल दर्पण के 3 अभिलक्षण कौन कौन से होंगे। सबसे फर्स्ट तो यही, समतल दर्पण द्वारा सदैव क्या होगा, आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, एक ये है। सेकंड यदि यहीं पे आप देखेंगे कि समतल दर्पण को थीटा कोण, कितना थीटा कोण घुमाने पर जो परावर्तित किरण होगी वो 2 थीटा कोण घूमेगी, इस बात को आप ध्यान देंगे। थर्ड यहीं पे हम लोग अगर देखें तो समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का पूरा समान आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी कि समतल दर्पण में अपने आप को यदि आपको देखना है, ठीक है, तो पूरा देखना है, तो पूरा देखने के लिए कम से कम, ठीक है, प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु के लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि यदि आप इतने बड़े हो तो आपका आधा, यानी कि दर्पण इतना होना चाहिए, कैसा, समतल दर्पण, सामान्य दर्पण। तो ये क्या होगा, तब आप इसमें अपने आप को पूरा देख पाएंगे, ठीक है। हमारा जो है आज का जो है टॉपिक क्या है, ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।